Hello everyone, welcome back. Today I am going to start second number chapter, that is the turning moment diagram and flywheels in subject dynamics of machinery. Earlier we covered the all topics of dynamic force analysis in mechanisms, chapter number 1. So first let us discuss about the syllabus content. So here there are several topics. First one is turning moment diagram for वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन. ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, उसके लिए स्टीम इंजन है, मल्टी सिलेंडर इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है. उसके लिए ये सारे जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. देन देर इज़ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. एनर्जी में कितना फ्लक्चुएशन होता है फ्लाई व्हील जब रोटेट होता है. ठीक है, जो मेजर फंक्शन होता है फ्लाई का, वो जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करना होता है स्पीड का. फिर फ्लाई की थियरी, उसके बाद एनर्जी कितनी स्टोर होती है फ्लाई में, और फिर जो भी डायमेंशंस है रिम का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल. और लास्ट जो है फ्लाई इन पंचिंग प्रेस, जो भी पंचिंग प्रेस ऑपरेशन में है उसमें फ्लाई कैसे यूज़ हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. द टर्निंग मोमेंट डायग्राम, also known as crank effort diagram, is graphical representation of turning moment or crank effort for various positions of crank. जो भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो उसको क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी कहते हैं, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एफर्ट. टर्निंग मोमेंट या फिर क्रैंक की जो एफर्ट है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ क्रैंक. क्रैंक की जो वेरियस पोजीशन होती है, ठीक है, ये हमारी क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये सपोज पिस्टन है. तो यहाँ पे ये जब रोटेट होगी क्रैंक, जब ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी तो उसकी जो मोशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, सबसे पहले ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है. ठीक है, तो यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में. सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली ये मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वे में इसका मोशन होगा. तो इसका जो कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा क्या है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम. टर्निंग मोमेंट डायग्राम. सो उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी क्रैंक की पोजीशन है एट वेरियस एंगल्स. ठीक है, नाउ इट इज़ प्लॉटेड ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें यहाँ पे यूज़ होगी, इन विच द टर्निंग मोमेंट इज टेकन एज ऑर्डिनेट एंड क्रैंक इज टेकन एज एब्सिसा एंगल. जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो भी टर्निंग मोमेंट है वो यहाँ पे लेंगे, टर्निंग मोमेंट वर्सेस क्रैंक एंगल थीटा. इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट. Now let us discuss about the turning moment diagram for a single cylinder double acting steam engine, जिसमें सिलेंडर सिंगल है और जो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन होता है, ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, वैसा स्टीम इंजन. उसके लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा. तो अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर एक सिंगल सिलेंडर एक्टिंग स्टीम इंजन. यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट टर्निंग मोमेंट डायग्राम है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था कि सबसे पहला वो एंगल होगा जो जीरो होगा, फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे आएगा टर्निंग मोमेंट डायग्राम. उसके बाद मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट होगी, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. उसके बाद एट 180 वो मिनिमम होगा,
फिर वापस वो मीन पोजीशन अचीव करेगा, फिर मैक्सिमम, और बाद में वो रिटार्ड होके 360 पे उसकी मिनिमम पोजीशन हो गई। और ये यहाँ पे जो लाइन है वो है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन, और यहाँ पे ये जो है वो क्रैंक एंगल है, और यहाँ पे ये टर्निंग मोमेंट जो टॉर्क ठीक है वो लग रहा है जिसकी वजह से टर्निंग प्रोड्यूस होगी, सो वो यहाँ पे इंडिकेट की हुई है। ठीक है, द vertical ordinate represents the turning moment and horizontal ordinate represents the crank angle। यहाँ पे जो भी vertical ordinate है वो टर्निंग मोमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट है वो क्रैंक का एंगल जो थीटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने जो टर्निंग मोमेंट है क्रैंक के ऊपर जो लग रही थी वो क्रैंक शाफ्ट के लिए हमने वो चैप्टर 1 में डिस्कस की थी। ठीक है, तो उसके ऊपर से हमको ये इक्वेशन मिला था T इज इक्वल टू एफ पी दैट इज द पिस्टन फोर्स इनटू आर दैट इज क्रैंक रेडियस इनटू साइन थीटा वेयर थीटा इज द क्रैंक एंगल प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो n है वो है ऑब्लिक्विटी रेशियो और उसकी वैल्यू है L/R। ठीक है, सो ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन है फॉर द टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट। जो भी हमारी क्रैंक शाफ्ट है उसकी टर्निंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इन द चैप्टर 1। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एफ पी है वो है पिस्टन एफर्ट, आर जो है वो रेडियस है क्रैंक की, उसके बाद एन जो है वो रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ एंड रेडियस ऑफ क्रैंक, एंड थीटा इज द एंगल टर्न्ड बाय क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर। इनर डेड सेंटर से जो सपोज ये यहाँ पे हमारा ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारी क्रैंक है। ठीक है, सो ये ऐसे रोटेट होगी। यहाँ पे जो इनर डेड सेंटर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये वाली पोजीशन पे होगा जब पिस्टन, सो यहाँ पे मिलेगा हमको IDC। सो उस टाइम पे जो क्रैंक होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, सो वहाँ से लेके जो एंगल है सो ये यहाँ पे होगा एंगल थीटा, दैट इज द थीटा एंगल टर्न्ड बाय द क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर, यानी कि इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक। ये सपोज ये हमारा इनर डेड सेंटर है तो ये आउटर डेड सेंटर होगा। ठीक है, सो वहाँ से लेके वहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्रैंक एंगल थीटा है। ठीक है, वहाँ से लेके कोई भी पोजीशन पर एट ए इंस्टेंट हम लेंगे तो यहाँ पे थीटा ये इतना मिलेगा। सो ये यहाँ पे हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया है थीटा को। नाउ let us discuss the graph. From that expression we can see that the turning moment is 0 when the crank angle is 0। यानी कि ये जो टर्निंग मोमेंट का ये जो एक्सप्रेशन था पूरा का पूरा, लेट मी राइट डाउन ओवर देयर, टॉर्क T is equal to FP क्रॉस R into sin theta plus sin 2 theta divided by under root n square minus sin square theta। सो ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें हमको यहाँ पे जो भी T है टॉर्क वो इक्वेशन सही है। ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी टर्निंग मोमेंट है इज 0 व्हेन द क्रैंक एंगल थीटा इज 0। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगी।
तो जो टर्निंग मोमेंट हो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए वजह से टर्निंग मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक एंगल इज़ 90। सिमिलरली अब अभी हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए साइन 90 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 टाइम्स है मतलब 180 है। सो इट इज़ अगेन इट विल बी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगी लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगेन जब क्रैंक 180 पर आएगी तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जो टर्निंग मोमेंट है वो 0 मिलेगा। यहाँ पे टर्निंग मोमेंट हमको मैक्सिमम मिला, दैट इज़ एफ पी क्रॉस आर, और यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हमको ये 0 मिला। सेम वे यहाँ पर भी मैक्सिमम मिलेगा, दैट विल बी एफ पी क्रॉस आर, और यहाँ पर पे ये 0 मिलेगा, ठीक है। दिस इज शोन बाय द कर्व ए बी सी इन फिगर। यहाँ पे जो ए बी सी कर्व है उससे हम ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एंड इट इज़ रिप्रेजेंट्स द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम फॉर आउटवर्ड स्ट्रोक। एक इनवर्ड स्ट्रोक होता है और एक आउटवर्ड स्ट्रोक होता है। तो जो आउटर स्ट्रोक होता है उसके लिए यहाँ पे ये पूरा टर्निंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। उसके बाद द कर्व सी डी ई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व स्मॉल सी यहाँ पे डी और ये ई कर्व। यहाँ पर ये जो पहला कर्व था ए बी सी, स्मॉल ए बी और सी, यहाँ तक पूरा कर्व। सो ये कर्व जो है वो टर्निंग मोमेंट फॉर आउटवर्ड स्ट्रोक, दैट इज फॉर आउटवर्ड स्ट्रोक, दिस कंप्लीट डायग्राम। एंड जो कर्व सी डी ई है दैट इज द टर्निंग मोमेंट फॉर इनवर्ड स्ट्रोक, इन स्ट्रोक और इनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। ये आउट स्ट्रोक है और ये इन स्ट्रोक है, ठीक है। एंड द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर इन स्ट्रोक इज समवट सिमिलर टू द कर्व ए बी सी, यानी कि जो आउट स्ट्रोक के लिए हमको जो ये ग्राफ है मिला वैसा ही ग्राफ हमको इन स्ट्रोक के लिए भी मिला, सिमिलर है मतलब दोनों। Says the work done is the product of turning moment and angle turn, मतलब जो भी थीटा जो एंगल है टर्निंग मोमेंट है सपोज टी इंटू थीटा, दैट विल बी इक्वल टू अवर वर्क डन, एंड दैट्स वाई therefore the area of turning moment diagram represent work done per revolution, यानी कि ये जो है यहाँ पे हम इसका एरिया लेंगे तो पर रिवॉल्यूशन यहाँ पे हमको वर्क डन मिलेगा। सेम वे यहाँ पर भी ये वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। ये हाफ स्ट्रोक के लिए पर रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। सो इन दोनों एरिया का जो यहाँ पे एरिया ग्राफ के लिए जो कवर होगा वो हमारा वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। जो भी एरिया अंडर टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर रिवॉल्यूशन कितना वर्क डन होगा वो उसमें रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस। अभी एक्चुअल केस में क्या होगा, engine is assumed to work against the mean resisting torque। जो भी engine होगा मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट काम करेगा। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ए टू एफ, ये वाली लाइन, ये इंजन का मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है टी मीन यहाँ पे। तो ये इंजन है उसके आसपास ही काम करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट ही उसको काम करना पड़ेगा। द हाइट ऑफ
ordinate A represents the mean height of turning diagram. और जो हाइट है यहाँ पे A की जो हाइट है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ऑर्डिनेट A रिप्रेजेंट्स द मीन हाइट ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम. जो भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है उसकी मीन हाइट रिप्रेजेंट करेगा. Since it is assumed that the work done by the turning moment per revolution is equal to work done against mean resisting torque, यानी कि यहाँ पे assumption किया गया है कि जो भी वर्क डन किया जाएगा बाय टर्निंग मोमेंट पर रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क. यानी कि जो यहाँ पे मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है उसके लिए जो वर्क डन उसके अगेंस्ट हमारा वर्क डन करना होगा. जो टर्निंग मोमेंट पर रिवॉल्यूशन में जो वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन बाय टर्निंग मोमेंट पर रिवॉल्यूशन, वो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट किया जाएगा. यहाँ पे ये वाला जो सपोज वर्क डन लेंगे तो वो जो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है उसके अगेंस्ट किया जाएगा. देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्मॉल a कैपिटल A कैपिटल F स्मॉल e is proportional to the work done against the mean resisting torque. यानी कि ये जो पूरा कंप्लीट एरिया है ये हमारा मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है, उसके अगेंस्ट जो हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है. सो वो इस रेक्टेंगुलर एरिया से पता चलेगा, मतलब इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा. और ये पूरा वर्क डन हमारे जो ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है उससे किया जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ पोर्शन में एनर्जी जो है वहाँ पे वो ज़्यादा है और कुछ पोर्शन में कम है, ठीक है. इतना मतलब मीन रेजिस्टिंग टॉर्क को हमको ओवर करने के लिए इतना वर्क डन हमको चाहिए, ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं. व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज पॉजिटिव, when the engine torque is more than the mean resisting torque as shown between the point B and C or D and E in figure, the crankshaft accelerates and work is done by the steam. यहाँ पे क्या होगा कि जो भी टर्निंग मोमेंट जब पॉजिटिव होगा तो engine torque is more than the mean resisting torque. मतलब यहाँ पे ये मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है और जो भी टर्निंग मोमेंट है सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्निंग मोमेंट के लिए जो भी टॉर्क होगा इंजन टॉर्क, ये यहाँ पे इंजन टॉर्क ज़्यादा है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के लिए. एज शोन इट हियर बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, जो कैपिटल बी और कैपिटल सी और डी एंड ई. यहाँ पर भी सेम यहाँ पर केस है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये इंजन टॉर्क क्या है, ज़्यादा है मीन टॉर्क से. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रैंक शाफ्ट होगी वो एक्सेलरेट करेगी, हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक्सेलरेट करेगी एंड द वर्क इज़ डन बाय द स्टीम. तो स्टीम के द्वारा यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है. यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट एक्सेलरेट करेगी. व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज़ नेगेटिव, यहाँ पे ये टर्निंग मोमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन ये नहीं आएगा, ठीक है. सॉरी, ये जो पोर्शन है यहाँ पे टर्निंग मोमेंट क्या है, नेगेटिव है मीन टॉर्क से, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो उसके लिए क्या होगा, एज शोन बाय द सी और डी पोर्शन, द क्रैंक शाफ्ट विद रिटार्ड. मतलब यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी स्पीड कम होगी एंड वर्क इज डन ऑन द स्टीम, मतलब स्टीम के ऊपर काम किया जाएगा रिवर्स में. आगे हम देखेंगे, इफ द T torque on the crankshaft at any instant and T is the mean resisting torque, यानी कि जो accelerating torque होगा on reciprocating part of engine which will be given by the torque at any instant minus T mean. मतलब कोई भी पॉइंट पे हमें अगर एक्सेलरेटिंग टॉर्क यहाँ पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है एक्सेलरेटिंग टॉर्क, सो जो T है एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पे जो टॉर्क है उसमें से हमको T
उसकी मीन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो उससे ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेटिंग टॉर्क। फिर सेम वे अगर ये पॉजिटिव है तो फ्लाई व्हील क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, और ये अगर नेगेटिव है तो फ्लाई व्हील रिटार्ड करेगा। मतलब जो ये फ्लाई व्हील उसके साथ कनेक्टेड होगा, तो जब भी यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जो मीन टॉर्क से, मतलब उस टाइम वो ये क्या करेगा, फ्लाई व्हील को एनर्जी सप्लाई करेगा, मतलब फ्लाई व्हील की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लाई व्हील की स्पीड कम होगी क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कम सप्लाई हो रही, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सिंगल स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर engine. Now let us discuss the turning moment for 4-stroke cylinder cycle internal combustion engine. A turning moment diagram here it is shown for the 4-stroke. अभी 4-stroke के लिए भी सेम वे यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है कि जो भी स्टीम इंजन था तो उसमें पावर लूप जो थी वो कांस्टेंट थी, पर यहाँ पे क्या है कि जो पावर लूप है वो वेराइंग होगी। मतलब जो सबसे पहला जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्किंग स्ट्रोक में ही प्रोड्यूस होगी। मतलब जो वर्किंग स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक उसके अंदर ही हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बाकी के स्ट्रोक्स में हमको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। When known that in a 4-stroke cycle internal combustion engine there is only working stroke after crank has turned through 2 revolution, सिर्फ एक ही उसमें 2 रिवोल्यूशन के लिए एक ही वर्किंग स्ट्रोक होगा, ठीक है, यानी कि 4 पाई रेडियन 720 रोटेशन। फिर सिंस द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लेस देन दैट ऑफ एटमोसफियर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक therefore negative loop is formed as shown in figure. यहाँ पे अभी जो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा सिलेंडर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा जब सक्शन स्ट्रोक होगा तब, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव लूप यहाँ पे मिलेगी। ये जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नेगेटिव लूप मिल रही है, मतलब जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम है। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस। सो यहाँ पे भी हायर नेगेटिव लूप हमको मिलेगा। सक्शन में तो नेगेटिव लूप हमको मिला यहाँ पे, पर यहाँ पे तो हायर मिलेगा क्योंकि हमको उसको कंप्रेस करना है। ड्यूरिंग एक्सपांशन और वर्किंग स्ट्रोक द फ्यूल बर्न्स एंड द गैसेस एक्सपांड्स एंड देयरफॉर लार्ज पॉजिटिव लूप इज ऑब्टेन्ड। मतलब यहाँ पे गैसेस एक्सपांड होंगे और जो एनर्जी वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से लार्ज यहाँ पे पॉजिटिव लूप ऑब्टेन की जाएगी, ठीक है। एंड इन दिस स्ट्रोक द वर्क इज डन बाय द गैसेस। जो भी यहाँ पे जो है वो वर्क डन ऑन गैसेस होगा और यहाँ पे वर्क डन बाय गैसेस, जो गैसेस का कंबशन होगा उससे यहाँ पे वर्क डन होगा। ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस देयरफॉर नेगेटिव लूप इज फॉर्म्ड। फिर अगेन यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी सेम सिचुएशन होगी कि वर्क जो है हमको गैसेस के ऊपर उसको एग्जॉस्ट बाहर निकालने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे नेगेटिव लूप फॉर्म होगी। एंड इट मे बी नोटेड दैट द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑन पिस्टन इट्स टेकन इनटू अकाउंट इन द फिगर, यानी कि जो इनर्शिया है वो भी यहाँ पे इफेक्ट में ली गई है, उसी की वजह से यहाँ पे जो सक्शन में यहाँ पे एग्जॉस्ट में ऐसे अप एंड डाउन मोशन दिखाई गई है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। अ सेपरेट टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कंपाउंड स्टीम इंजन हैविंग 3 सिलेंडर and resultant turning moment is shown in here figure. यहाँ पे मल्टी सिलेंडर इंजन है, उसके अंदर जो भी 3 सिलेंडर यूज़ किए, ठीक है। सो उसके लिए जो हमको टर्निंग मोमेंट डायग्राम वर्सेस क्रैंक एंगल वो कैसा मिलेगा वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम
is the sum of turning moment diagram for 3 cylinders. यहाँ पे जो भी resultant turning moment diagram होगा is the sum of turning moment diagrams for 3 cylinder. जो भी 3 सिलेंडर है उनका जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है उसका सम होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका टर्निंग मोमेंट ये सिलेंडर 1 के लिए है, फिर दूसरा जो सिलेंडर है यहाँ पे ये सिलेंडर 2 के लिए और ये सिलेंडर 3 के लिए, तीनों के लिए सेपरेट लाइंस ड्रॉ की गई है. सो ये तीनों का टर्निंग मोमेंट डायग्राम इसमें कंसिडर किया गया है. तो जो भी रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी बैलेंस्ड मिल रही है. मतलब एक जो है इसमें पावर स्ट्रोक चल रहा है तो दूसरे में रिटार्डेशन चल रहा है. ठीक है, तो बैलेंस्ड हमको लूप मिलेगी. जो भी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक था उससे बेटर यहाँ पे मिलेगा. इट मे बी नोटेड दैट द फर्स्ट सिलेंडर इज द हाई प्रेशर सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर इज इंटरमीडिएट सिलेंडर एंड थर्ड इज लो प्रेशर सिलेंडर. यहाँ पे जो सबसे पहला सिलेंडर है वो हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई है. यहाँ पे जो सिलेंडर 2 है उसमें इंटरमीडिएट है प्रेशर, और जो सिलेंडर 3 है उसमें लो प्रेशर है. सो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो इनिशियल है उसमें हमको पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पे कवर की जा सकती है. अगला जो द क्रैंक इन केस ऑफ 3 सिलेंडर आर यूजुअली प्लेस्ड एट 120 टू ईच अदर, तभी हमको ये बैलेंस्ड रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट मिलेगी. ठीक है, सो दिस वर अबाउट द टर्निंग मोमेंट्स फॉर वेरियस engine, for single cylinder engine, then for 4-stroke engine and for multi-cylinder engine. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.